589 nanometer is observed at the 589.6 nanometer. इसका मतलब उन लोगों ने वेवलेंथ दी 589 नैनोमीटर, वो शिफ्ट होकर 589.6 नैनोमीटर पर दिखनी चाहिए. ओके, तो अब यहाँ तो C इक्वल टू एफ लेमडा वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल टू एफ लेमडा, देन डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा. इस तरह से कैलकुलेट होगा. क्लियर? नाउ डेल्टा लेमडा 589.6 माइनस 589 मतलब क्या होगा? 0.6 नैनोमीटर. 0.6 नैनोमीटर जो हमको उन लोगों ने लिख के दिया था वो इक्वेशन यहाँ भी यूज करेंगे. क्या लिखेंगे? डेल्टा एफ बाय एफ डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, ये माइनस में लिखा है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन c. लेकिन ये v नहीं होगा, क्या लिखा है? स्पीड. ओके, व्हाट स्पीड? बट स्पीड ही रहेगा. ये लाइट वेलोसिटी और ये स्पीड v. टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा v और डेल्टा v के. ये डेल्टा v बाय v लिखा है, फ्रीक्वेंसी वो v करके लिखते हैं और वेलोसिटी भी v करके लिखते हैं. लेकिन आप डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा बाय लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस v रेडियल, ये रेडियन अपॉन c. ओके, अब सपोज आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू ये माइनस तो प्लस हो जाएगा c इंटू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा. c इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸. या इसको c के फॉर्मेट में अभी रहने दो. ये 0.6 और इनिशियल कितना था? 589 नैनोमीटर. सो नाउ v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ c 0.6 मीटर, मतलब कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? आंसर क्या हो सकती है? थ्री इंटू 0.6 0.00 3056 है तो उसको 6 कर देंगे इंटू 10⁸ 1 2 एंड 3.06 इंटू 10⁻². क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? उन लोगों ने इसको पहले सबसे पहले तो 306 सो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 306 किलोमीटर पर सेकेंड and therefore the galaxy is moving away from us 306 किलोमीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से गैलेक्सी हमसे दूर जाएगी, तब जाके ये आपको 589 वाली जो सोडियम लाइन है वो 589.6 पे दिखाई देगी. क्लियर? ओके, बाद में 10.3 10.2 10.4 ओनली ऑप्शंस है जो थियरी में पड़े हुए थियरी पॉइंट्स ऑफ व्यू उन लोगों ने लिख के दिया है. कैलकुलेशन पोर्शन के हिसाब से 10.3 क्या लिखा है इसमें? Two slits are made 1 millimeter apart. The screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when the blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? Separation की फॉर्मूला, सेपरेशन मतलब क्या होगा?
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज, सबसे पहले तो क्या लिख के दिया है 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। स्लिट एंड स्क्रीन के डिस्टेंस 1 मीटर, स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस क्या दी 1 मीटर एंड वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। ये मीटर में कितना होगा, ये वैल्यूएशन मीटर में कितनी होगी? ओके नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा 5 into 10⁻⁷ d1 मीटर, ये 10⁻³ आंसर 5 into 10⁻⁴, क्लियर, and that is in meter. Okay, so 0.5 10⁻³ meter and that is equal to 0.5 millimeter. बस ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हम लोगों ने दिए। नाउ 10.5, अब देखो 10.2 एंड 10.4 ये दोनों आप एक बार पढ़ लेंगे, ऑप्शन में कहीं भी डाउट लगता है मुझे बताना, नेक्स्ट में पहले ये काम करेंगे 10.2 10.4। ओके सबसे पहले तो आज जो कैलकुलेट किया 10.1 10.3, ओके 10.2 और 10.4 क्रिटिकल पॉइंट से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ओके कि सब स्लिट की विड्थ इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज करेंगे, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, बहुत सारा ऐसा लिखा है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे क्या चेंज आता है, बस वो चीज उन लोगों ने 4th में लिख के दी होगी। क्लियर, 5th नंबर कंप्लीट करेंगे, 5th नंबर भी उसी से ही है, इलास्ट्रेशन 5th। इलास्ट्रेशन 5th में लिखा इन एग्जांपल 10.3 what's the width of the it slit to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the center maxima of a single slit pattern। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सपोज 2 स्लिट होगी तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी, किसी एक स्लिट को आप बंद करेंगे तो अपने आप डिफ्रैक्शन पैटर्न हो जाएगी, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिख के दिया। ओके यहाँ ये चीज तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन सभी पैरामीटर 10.3 सही है। ओके कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट शुड द विड्थ ऑफ, ओके ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ओके अब यंग डबल स्लिट के हिसाब से xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके लेकिन xn इज लेस देन जितनी बार लिखना लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिलीमीटर में होता है और ये मीटर में होता है, दोनों के बीच की रिलेशन 10,000 टाइम्स मोर। ओके तब उन लोगों ने लिख के दिया कि इस कंडीशन के अंदर जो थीटा लिखते हैं एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा xn by d। क्यों डबल स्लिट हो या स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है डबल स्लिट्स, तो जो भी एंगल क्रिएट होगा, ओके तो जो भी एंगल यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां तक है, जो एंगल क्रिएट होता है ओके तो इसको लिखा है xn, ये क्या होता है d, आर्क अपॉन रेडियस से फॉर्मूला बदल दिए xn अपॉन d। अब यहाँ xn कैंसिल कर दो n लैम्डा अपॉन स्मॉल d ऐसा होगा, क्योंकि कैपिटल D तो कैंसिल हो जाएगा। ओके हमको कौन से 10 मैक्सिमा ऐसा लिख के दिया ना, यस तो थीटा 10, सो 10 लैम्डा अपॉन d ऐसा लिखेंगे, 10 लैम्डा अपॉन d। आप सपोज इंटरफेरेंस के लिए हमने कम लिया डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर ओके जो आपको मैक्सिमम विड्थ दी जाती है इसको 2θ1 करके, 2θ1 क्यों, फर्स्टली 2 लैम्डा अपॉन a
मैंने उसने एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमा जो होता है फर्स्ट मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमम किसी भी मैक्सिमम से डबल होती है, किसी भी मैक्सिमम से क्या होगी, वो डबल रहेगी। क्लियर? तो अब आप चेक करो कि ये जो एंगल उनका मिलता है, फिर से क्वेश्चन पर तो पता चलेगा। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट to obtain the 10 maxima of a double slit pattern within the central maximum of the single slit pattern. सिंगल स्लिट पैटर्न के लिए सेंटर मैक्सिमम और 10 मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब समझिए दोनों इक्वल होंगे या इसके अंदर आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम कि सपोज हम 2θ1 ये तो हो गया, ये वाली पैटर्न मतलब ये 10 मैक्सिमा ये सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर होना चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं 10 लैम्डा अपॉन डी इज लेस देन 2 लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर 10 मैक्सिमम आना चाहिए, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए और ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू लिखना तो भी लिख सकते हैं, इससे कम ये इक्वल टू भी चलेगा। ओके चलो दोनों साइड कैंसिल करेंगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ओके लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 5d is less than equal to 2 upon a, a less than equal to लिखना है तो ये उधर जाएगा 2d अपन 5 ऐसा होगा कि d अपन 2 तो कैंसिल हो गया, सॉरी 1, ओके तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, is less than equal to d by 5, ये उधर जाएगा d by 5 इधर आएगा, so a is less than equal to d की वैल्यू हमको दी थी 1 मिलीमीटर, d इक्वल टू क्या दिया था 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 5, इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, कितना होना चाहिए 0.2 मिलीमीटर, ओके लेस देन इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। फिर से बता रहा हूं, उन लोगों ने क्या बताया था कि आप सिंगल स्लिट सॉरी डबल स्लिट वाले प्रैक्टिकल यंग डबल स्लिट वाले प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको 10 मैक्सिमम मिलता है, ओके वो 10 मैक्सिमम सिंगल स्लिट से जब प्रैक्टिकल करते तो सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर आ जाता है। तो पहले मैंने जो बताया वो इंटरफेरेंस के लिए कि xn इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, बट xn इज लेस देन क्या लिखेंगे कैपिटल D, ओके जब एंगुलर थीटा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करनी है तो थीटा इक्वल टू xn बाय d, ओके ये d रख दिया तो m लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ओके n कितना दिया था 10 मैक्सिमम ऑफ इंटरफेरेंस, सो थीटा 10 इज इक्वल टू 10 लैम्डा अपॉन d, ये इंटरफेरेंस वाली बात कंप्लीट हो गई, ओके डिफ्रैक्शन में बताया गया था सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ 2θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय a होती है, ये फार्मूला उस दिन लिखी थी, किसी भी मैक्सिमम से सेंट्रल मैक्सिमम डबल तो होगा ही, ओके चलो ये दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर 10 मैक्सिमम ऑफ इंटरफेरेंस आना चाहिए, सो 10 लैम्डा कैपिटल D इज लेस देन इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a, लैम्डा कैंसिल 5 upon d is less than equal to 1 by a is equal to d upon 5, so इसका मतलब कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो विड्थ ऑफ स्लिट होगी वो लेस देन इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, ओके इसमें इलास्ट्रेशन टोटल थे 1 to 5 एंड 7, लास्ट टाइम हमने 7 कंप्लीट कर लिया है, इतने इलास्ट्रेशन लोगों ने दिए, इलास्ट्रेशन 1 to 5 और 7, ओके तो यहाँ तक इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लास्ट टाइम हमने 7 कंप्लीट कर लिया था, ओके आज जो हमने कंप्लीट किया वो 10.1 10.3 एंड 10.5 ये दोनों पढ़ने हैं, क्लियर? चलो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल लेते हैं। सर बोलो सर क्वेश्चन में कीधुं थोड़ी છે કે એંગ્યુલર બીટ લેવાની છે કે લિનિયર બીટ લેવાની છે? एक मिनट, अब डायग्राम मैंने क्यों बताया, इसलिए तो बताया विड्थ एंगुलर देंगे तब जाके तो मिलेगा ना, यहां से स्टार्ट करेंगे स्लिट से तो एंगुलर विड्थ से होगी ना, लीनियर विड्थ की फार्मूला बताओ, लैम्डा सिर्फ अपॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न में होगी, तो वही तो हुआ लैम्डा अपॉन डी, लेकिन इन मल्टीपल ऑफ होगा ना, लैम्डा अपॉन डी जो बताया वो इंटरफेरेंस में है, तो वही फार्मूला हमने यूज की। एक चीज और है, थीटा स्मॉलेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों में जब कंपैरिजन करें तो दोनों में लीनियर नहीं है, लीनियर सिंगल में रहेगा, आपको दोनों के लिए यूज करना है एंगुलर विड्थ से यूज करनी है, क्योंकि जहां से लाइट एंटर होती है, ओके ये दोनों के बीच उसने एक्स जो बताया वो डी करके बताया, सिंगल स्लिट होगा तो ए होगा, लेकिन दोनों के लिए एंगुलर विड्थ वाली फार्मूला तो है ही,
इससे तो मैंने स्टार्ट किया कि एक्सन की वैल्यू हम लिखेंगे, एक्सन मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगी वो, तो एक्सन इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। लेकिन पता है कि ये मिलीमीटर में होता है, ये मीटर में होता है, तो इस कंपैरिजन के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू एक्सन बाय डी होगा। ओके, एंगुलर विड्थ कंपेयर, लीनियर विड्थ कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि लीनियर विड्थ कंपेयर करने जाएंगे तो उन लोगों ने लीनियर विड्थ के लिए तो समझ मान लो कि एक्सन हमने लिखा है, एक्सन ऐसा तो लीनियर विड्थ की तरह ही होता है। ओके, लेकिन एंगुलर विड्थ के हिसाब से लेम्डा बाय डी, देखो मैंने भी बताया कि जब इंटरफेरेंस होता है तो विड्थ ऑफ स्लिट डी और डिफ्रैक्शन का विड्थ ऑफ स्लिट क्या होता है ए। ओके, तो इसका मतलब एन लेम्डा बाय डी इज इक्वल टू 2 लेम्डा बाय ए हुआ। एक चीज और समझो कि सपोज आप फर्स्ट के लिए n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो लेम्डा अपन डी फॉर इंटरफेरेंस, और यहाँ 2 लेम्डा बाय ए, ये तो है ही, सेंट्रल मैक्सिमम ऑलवेज एनी मैक्सिमम से ज्यादा होगा, तो ये तो फंडामेंटल क्वेश्चनिंग था ही। ओके, तो ये दोनों कंपेयर, लेकिन यार 10 मैक्सिमम बताया था, टेक्स्ट में ज्यादा एक्सप्लेन किया ही नहीं, टेक्स्ट बुक ने डायरेक्टली लिख दिया है कि 10 मैक्सिमम लिखा, तो 10 लेम्डा अपन डी इज इक्वल टू 2 लेम्डा बाय ए कंपेयर करके कंप्लीट कर दिया। लेकिन कंडीशन क्या रखनी है कि 10 लेम्डा बाय ए मतलब 10 मैक्सिमम इसके अंदर आना चाहिए, मतलब इक्वल टू का इससे कम होगा तो ही अंदर आएगा, ग्रेटर देन होगा तो बाहर जाएगा। इसलिए एंगुलर विड्थ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीनियर विड्थ आप ऐसे मेजर करेंगे कि यहां से लेना है तो परफेक्ट क्या होगा, जब भी ये लोग विड्थ एज फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल में भी चेक करेंगे तो हाँ लीनियर का बताएंगे कि सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर से कहां है, तभी आपको लीनियर विड्थ कंप्लीट करके देना है, लेकिन तब तक तो नहीं। इसमें तो मेरे ख्याल से मैंने इतना सारा लिखा, एग्जांपल में तो उसने लिखा है डायरेक्टली वी वेन ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, और डायरेक्ट कंपेयर करके कंप्लीट कर दिया। लेकिन कंपैरिजन हुई कैसे वो मैंने बताई, एक्शन मतलब सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, आर्क अपॉन रेडियस से फार्मूला कंप्लीट होती है फॉर 10 मैक्सिमम। ओके, और ये तो है ही सेंट्रल मैक्सिमम में, तो हमने अंडरलाइन भी किया है क्योंकि फार्मूला बहुत बार पूछी गई है। ओके, दोनों कंपेयर करता तो लिखना क्या है कि 10 लेम्डा बाय डी इज लेस देन इक्वल टू 2 लेम्डा बाय ए, इक्वल टू लिख सकते हैं लेकिन लेस देन इक्वल टू इज अ परफेक्ट कंडीशन। क्लियर? और इसमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरी पे बेस ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल, आज चलो हमने इलास्ट्रेशन कंप्लीट किए 1 2 5 और 7 उन लोगों ने दिया है, जैसे 2 और 4 तो सिर्फ पढ़ना ही है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम कंडीशन नहीं भी आते हैं। अब तक की कोई भी पेपर बोर्ड की चेक करो, इस टाइप के न्यूमेरिकल है ही नहीं, बहुत कम कंडीशन में कभी और में पूछ लिया हो तो, वरना सभी इस टाइप के कैलकुलेशन पोर्शन ही होते हैं। ओके, तो 10.1 10.3 10.5 10.7 लास्ट में किया था, तो इलास्ट्रेशन तो सिर्फ 4 ही हुए ऐसे कि जिसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में ही चेक करो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कौन कौन से दिए उसमें, जस्ट मिनट लिस्ट से बता रहा हूँ, एक्सरसाइज के अंदर भी मेरे ख्याल से 1 to 7 है, एक्सरसाइज के अंदर 1 to 7 और 10, तो 10 तो हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज में 1 to 7 एंड 10 हो चुका है, 1 to 7 बाकी, मतलब इस चैप्टर की न्यूमेरिकल भी हो जाएगी। 14 कंप्लीट करने के बाद हो सके तो पोलराइजेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी पहले 14 कंटिन्यू करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? ओके, चलो पहले एक्सरसाइज में नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 में लिखा a monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface, air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of the reflected and refracted light? The different x of the water is 1.3333. ओके, सबसे पहले वेवलेंथ 589,
10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनोमीटर लिख के दिया। Okay, now if index of water 1.33 or suppose C equal to 3 into 10⁸ meter per second. अब सबसे पहले तो नंबर 1 किसके लिए बताया? सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट, पहले क्या लिख के दिया? रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए तो क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से, क्योंकि उसने सबसे पहले तो क्या बताया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। ओके, सबसे पहले तो वेवलेंथ तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि समझो ये वाटर सरफेस है, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, जब रिफ्लेक्ट होगा तो चेंज क्या होगा? सी की वैल्यू तो 3 into 10⁸ है, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी, एक चीज, एक स्टेटमेंट याद रखो जो 11 से मैं बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स। मीडियम चेंज हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगी कि वेवलेंथ में चेंज आएगी? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में चेंज आएगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स। मतलब सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ओके, 3 into 10⁸, 589 into 10⁻⁹ क्या हो सकता है? 5.89 करके 589 करके लिखेंगे तो रेशियो क्या होगा? 3 डिवाइड बाय 589, अप्रोक्सीमेट 1/2, मतलब 0.005 के बाद कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट 5.093 093 into 10⁻⁻14 माइनस के प्लस, सब प्लस। हाँ, क्योंकि ये दोनों की रेशियो 0.00509 होगा। 5.093 into 10⁻14, ये डिवाइड बाय आपने किया होगा ना, इस तरह से मिलता होगा। मतलब आपने 3 पॉइंट शिफ्ट किए, 1, 2 and 3, ये ऊपर गया मतलब कितना हुआ? 17, और 17 से 3 पॉइंट मतलब 14 होगा। चेक करो तो। यस सर। यस, तो ये इसके फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ओके, इसके लिए स्पीड, वेवलेंथ, वो सभी चीज जो है वो इंसिडेंट लाइट के बराबर रहेगा। मतलब क्या होगा? स्पीड वही की वही रहेगी, वेवलेंथ वही की वही रहेगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, सिर्फ और सिर्फ। सोर्स तो सेम ही है ना? सोर्स सेम ही मतलब लाइट इंसिडेंट थोड़ी है, लेकिन जहां अब से दिया आनी। थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी दिया इसमें कितना था, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। ओके, सोर्स बराबर है कि सोर्स वही है, लेकिन उसने क्या पूछा था? पहले बताया वेवलेंथ, तो रिफ्लेक्ट होगा मतलब वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। बाद में क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं तो हमको कैलकुलेट तो करके देना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, और स्पीड, स्पीड भी वही रहेगी। ओके, स्पीड चेंज कहाँ होती है? जब मीडियम चेंज होगा तब। ओके, चलो सेकंड, रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन में होगा, सिंपल चीज है। चलो अब रिफ्रैक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट कंप्लीट, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन में क्या लिख लेंगे? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सोर्स चेंज होता ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्लियर? अब तो रिफरेंट एक्स की फॉर्मूला यूज करो, C अपॉन V, जिससे आपको V की वैल्यू मिल जाएगी, V इज इक्वल टू C बाई N, 3 into 10⁸ डिवाइड बाई 1.33, क्या रेशियो आएगा? रेशियो कौन सा होगा? 2.2556 2.2556। ओह, चलो कोई बात नहीं,
10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी मिल गई क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी। अब क्या लिखेंगे फिर से, v इक्वल टू वेवलेंथ एफ लैम्डा। अब c नहीं लिख सकते क्योंकि मीडियम में, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू v बाय एफ। तो वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट की 2.2556 10⁸ और फ्रीक्वेंसी आपने पहले कैलकुलेट की थी 5.09 10⁻14। पॉइंट 443 0.443, उसके बाद डिजिट ज्यादा हो तो ऐड कर देना, इंटू 10⁻2। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, कितना बचेगा -6। यस -6 ओके, -6। तो उसको दो डिफरेंट मेथड से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 443 इंटू 10⁻⁹ मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 443 नैनोमीटर। आपको नहीं पता चलता, आप मीटर में लिख देंगे, गलत नहीं है, लेकिन वेवलेंथ होगा तो एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर ऐसी कन्वर्जन पता चलनी चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके, देन 10.2। ओके, 10.2 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वही लिख के देना है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ वेव फ्रंट इन ईच फॉलोइंग केसेस। क्या बताएंगे, बोलो, छोटा सा इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा, लाइट एवरेजिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट होंगे। ओके, बी में लाइट emerging out the convex lens, प्लेन वेव point फ्रंट। this place. Okay, source sorry, light emerging from or emerging out on the convex lens. Convex lens से जब बाहर आएगी तो पैरेलल रेज हो जाएगा। किसी भी सोर्स से लाइट आप सपोज यहां से, इस पॉइंट से, बराबर, लाइट चारों ओर, मतलब इसकी जो है एमिशन होगी चारों ओर रहेगी, लेकिन जब लेंस से पास होगी तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। सर मतलब अगर सोर्स स्फेरिकल सेल में रखा हो तो कहीं भी रखो ना, अंडर होलो स्फेरिकल सेल के अंदर सोर्स और बाहर। होलोस्फेरिकल सेल के अंदर आपने सोर्स रखा, लेकिन लाइट कहां से बाहर आती है, जब लाइट इसके ऊपर जाएगी, मतलब सपोज हमने सेल पे रखा और लाइट इसके ऊपर गई, मतलब रेज जो आएंगे पैरेलल होंगे। हॉल करके आप बताओ, या जो भी लाइट इसके ऊपर आएगी मतलब आगे जाएगी तो पैरेलल रेज में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए जो उसने लिख के दिया, और कोई कंडीशन है ही नहीं। हाँ, लेकिन डायरेक्टली लाइट इसके ऊपर, मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस से आती है तो पॉइंट पे कवर होगी, मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस से लाइट आई तो फोकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। ओके, थर्ड, the portion of the wavefront of light from the distant star, वो भी वही होगा, दूर वाले डिस्टेंस से जो भी लाइट आती है, ओके, हम उसको पैरेलल रेज मानते हैं, पैरेलल रेज मानेंगे, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल वेवफ्रंट मतलब प्लेन वेवफ्रंट होगी। सिर्फ और सिंगल वर्ड में आपको आंसर लिखना था, फर्स्ट में स्फेरिकल वेवफ्रंट, सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे, प्लेन वेवफ्रंट, थर्ड की आंसर भी क्या होगी, प्लेन वेवफ्रंट, इससे ज्यादा है ही नहीं। ओके, नाउ 10.3 10.3 इस चैप्टर की जो 8 मार्क वेटेज है, इसमें ज्यादा थियरी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी हो सकता है क्योंकि इस बार ऑप्शंस ज्यादा देंगे। ओके, क्या लिखा, रेफरेंस इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, रेफरेंस इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। What is the speed of light in a glass? Speed of light in vacuum 3 into 10⁸ meter per second। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, n equal to c by v। Definition of different index,
So now V is equal to C upon N. 3 into 10 raised to 8 divided by 1.5. So 2 into 10 raised to 8 meter per second. The velocity of light in glass medium. Okay. आगे क्या पूछा सेकंड नंबर में? Is the speed of light in a glass independent of the color of the light? बराबर है? क्वेश्चन पता चल रहा है? फिर से Yes. Is the speed of light in a glass independent of the color of light? Speed of light in medium. सर वो कलर कलर तो पे डिपेंड फ्रीक्वेंसी के करता ऊपर है. डिपेंड करेगा ना? कलर तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना? वेवलेंथ पे भी होता है, स्पीड पे नहीं होता. आई ओके. मीन वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर, अरे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना कलर? तो एक मिनट, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी? एक बार लाइट एमिट हो गई, सोर्स तो सिंगल है. मीडियम चेंज हो गया इसका मतलब वेवलेंथ चेंज होगी. मीडियम चेंज हो गया इसका मतलब क्या होगा? वेवलेंथ चेंज होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में पहले बता, इफ द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट. आगे लिखा इफ नॉट which of the two color red and violet traveled slow in the glass prism. सपोज वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, नॉट लिखा है. ओके. तो विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लो इन ग्लास प्रिज्म? पता क्यों ऐसा? एक मिनट. n is equal to c by v. n is equal to c upon v. हमने ये वाली फॉर्मूला जब पढ़ी थी, n is equal to sin a plus dm by 2 upon sin a by 2. तब मैंने बताया था कि सपोज व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे आप इंसिडेंट करेंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो यहाँ कौन सी लाइट वायलेट, कौन सी रेड? ये व्हाइट लाइट अंदर जाएगी, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो नीचे वाली लाइट कौन, रेड कलर कौन सी, ऊपर वाली कलर कौन सी? सर ऊपर वाली रेड. ऊपर वाली कलर नीचे वाली वायलेट. ये वायलेट और ये रेड. दशरथ क्या बता रहा था? नीचे वाली रेड. इसका मतलब the dm for the violet is maximum, but dm for red is a minimum. मतलब वायलेट के लिए dm ज्यादा होगा, सो nv की वैल्यू ज्यादा, nr की वैल्यू कम, nr की वैल्यू कम. ओके चलो, v is equal to c upon n. वायलेट के लिए nv ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वायलेट is less than velocity of red. Clear? Velocity of violet is less than velocity of red. ग्लास मीडियम से जब पास होगा तो वायलेट की वेलोसिटी कम होगी और रेड की वेलोसिटी ज्यादा. रेड की वेलोसिटी ज्यादा इसलिए जल्दी पास हो जाएगा, वो ज्यादा डेविएट नहीं होगा. वायलेट स्लोली पास होता है इसलिए डेविएट ज्यादा होता है. क्लियर? अब देखो क्वेश्चन तो उसने थियरी कंटेंट से पूछा, लेकिन सभी लिंक में आपको याद रहता है तो पता चलेगा. पहले तो डायग्राम पता चलेगा. डायग्राम में रेड होता है, वायलेट होता है. वायलेट के लिए आपको डीएम ज्यादा मिलेगा, रेड के लिए डीएम कम मिलेगा. तब आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि एनवी इज ग्रेटर देन एनआर. डिफरेंट इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रेड. ओके. बाद में इस फॉर्मूला पे आना है, n इक्वल टू c by v, देन v इज इक्वल टू c by n. अब लिखेंगे डिफरेंट इंडेक्स ऑफ वायलेट ज्यादा है मतलब वायलेट की वेलोसिटी कम, डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रेड ज्यादा है पर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी. क्लियर? यस सर. ओके. इस चैप्टर में इस टाइप के न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल पूछा तो बेनिफिट ही है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके नेक्स्ट. देन 10.4
Okay, in young double slit experiment, the slits are separated by the 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be a 1.2 centimeter. Determine the wavelength of the light used in the experiment. लिस्ट बनाएंगे तो अपने आप वो सब कंप्लीट हो जाएगा. ओके, फर्स्ट क्या लिख के दिया? D is equal to 0.28 millimeter. ओके, 0.28 millimeter लिखा ना? यस सर. 0.28 millimeter. ऐसा मीटर में सेंटीमीटर जो भी कन्वर्ट करना है कर सकते हैं. 0.28 मिलीमीटर, मिलीमीटर का सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो ये मीटर कर दो, चलो कोई बात नहीं. 0.28 10⁻³ इन मीटर. देन कैपिटल D इज 1.4 मीटर दिया है. कैपिटल D इज 1.4 मीटर. ओके, देन xn दिया, xn, लेकिन xn इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, n इज इक्वल टू 4. देखा, फोर्थ ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमम से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमम से उसने क्या बताया? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज. यस, तो यहां लिख के रखेंगे फोर्थ ब्राइट. इसलिए ब्राइट लिखना है कि जिससे आपको जो कंडीशन यूज करनी है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, यंग डबल स्लिट के अंदर ब्राइट फ्रिंज मिलना मतलब कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टिव. और डायरेक्ट लिखना तो भी हम जानते हैं कि xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. क्लियर? एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू xn d अपॉन xn इज 1.2 10⁻⁻, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लिखना था. ओके, D इज इक्वल टू 0.28 10⁻⁻3. n is equal to 4, d is equal to 1.4. कंप्लीट करो. .06 0.06 into 10⁻⁵ meter. -5. Okay, now lambda is equal to 2 point और शिफ्ट कर दो. 6 into 10⁻⁷ meter, and that is equal to 6000 into 10⁻⁻10 meter, and that is equal to 6000 angstrom. -10 तक नहीं जाए तो -9 करें तो 600 नैनोमीटर. 600 नैनोमीटर. है कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर. Okay, now next, fifth number. In young double slit experiment using the monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on a screen where the path difference is lambda is k unit. What is the intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3? देखो, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा मतलब कि इंटेंसिटी जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलने वाली है, तो मैक्सिमम होगी, उसको के यूनिट करके लिखा. और लैम्डा बाय 3 होगा तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए. और वहां इंटेंसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के हम कैलकुलेट करके देंगे. इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला बहुत कम है क्योंकि कंडीशन जो है कंस्ट्रक्टिव की, जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब ब्राइट फ्रिंज वाली, वो डिफ्रैक्शन के अंदर मिनिमम के लिए है. वो डिफ्रैक्शन में क्या होगा? मिनिमम के लिए. ओके, चलो सबसे पहले पाथ डिफरेंस P1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू क्या लिखा? के यूनिट
इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या लिखे, I1 इक्वल टू K यूनिट. ओके, नाउ पाथ डिफरेंस P2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3. तो इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करके देना है. ओके, अब यहां भी मोस्ट प्रोबेबल उन लोगों की जो कैलकुलेशन होती है ना इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस. अब फेस डिफरेंस के तौर पे लिखना है तो 2 फेस पाई डिफरेंस मल्टीप्लाई 5-1. चलो फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस 5-1 करके लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. ये फॉर्मूला होती है. 5-1 इज इक्वल टू, यहाँ लैम्डा रखेंगे तो 2 पाई रेडियन ऐसा होगा. इसके लिए क्या लिखे, 2 पाई रेडियन. बट 5-2 is equal to 2 pi upon lambda into lambda by 3, and that is equal to 2 pi by 3 radian. 2 pi upon 3 radian. ओके, अब उन लोगों ने इसके लिए इंटेंसिटी वाली जो फॉर्मूला है वो यूज की. ओके, फर्स्ट के अंदर उसने बताया कि सपोज आप इंटेंसिटी की फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो इनिशियली तो I1 I2 इक्वल टू I1 I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इनिशियली. हर सोर्स के लिए जब लिखना है तो I1 I2 इज इक्वल टू I0 ले सकते हैं. डिफरेंट दो सोर्स के लिए बताया मैंने. ये I1 I2 नहीं, I1 डैश I2 डैश कर दो तो भी चलेगा. इंडिविजुअल सोर्स की जो इंटेंसिटी है उसको क्या लिख सकते हैं, I0. तो इसका मतलब वो वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू I, हमने वो एक फॉर्मूला बताई थी पता है, I1 I2 2 रूट and 2 under root I1 I2 cos theta. cos थीटा. ये फॉर्मूला से कंप्लीट होगा. ओके, चलो इनिशियली के फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, के I0 क्या लिखेंगे 2I0 अगेन 2I0 cos 2 पाई मतलब 1. k इज इक्वल टू क्या होगा 4I0. k इज इक्वल टू सर 4I. cos पाई नहीं आएगा, cos फेस डिफरेंस थीटा नहीं आएगा. फाई लिखो, तो फॉर्मूला वही थी वही मैंने लिख दी. फाई लिखो. ओके, cos 2 पाई लिखेंगे. सिमिलरली फर्स्ट केस के लिए, सिमिलरली सेकंड केस के लिए क्या लिखेंगे, k डैश k0 जो भी आपको लिखना है, k डैश इज इक्वल टू ये I0 2 रूट I0 cos 2 पाई बाई 3. इसका मतलब 2I0 प्लस 2I0 cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, cos 2 पाई बाई 3 कितना होगा, 2 पाई बाई 3 मतलब 120. देखो पाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, 16 to 2 120. cos 120 की वैल्यू क्या होगी, तो ज्यादा अरब कर लिया आप. -1/2. -1/2 मतलब 2 2 कैंसल. तो इसका मतलब 2I0 माइनस I0 एंड दैट इज इक्वल टू k डैश इज इक्वल टू I0. ओके, अब यहां लिख रहा हूं ये दोनों की सपोज हम रेशियो फाइंड करेंगे तो k डैश अपन k इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय 4I0. क्लियर, ये कैंसिल हो गया. तो k डैश इज इक्वल टू k बाय 4. k डैश इज इक्वल टू क्या होगा k बाय 4. इतनी इंटेंसिटी उसकी रहेगी. जिस दिन मैंने आपको इंटेंसिटी फॉर्मूला बताया तब मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल में इसका यूज है, न्यूमेरिकल के अंदर इसका यूज है. क्लियर, यस सर. तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया. एक्सरसाइज के कितने न्यूमेरिकल हुए ये तो पढ़ना है.
एक्सरसाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज में 10.1 से हमने स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल से 2 न्यूमेरिकल बाकी है ओनली, कंप्लीट कर दें। यस सर। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये 10.7 तक जाएगा, 10 तो हो चुका है, 2 न्यूमेरिकल बाकी है। चलो जल्दी कंप्लीट करो, आज पूरा हो जाए। नेक्स्ट से चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। एक्सेस के न्यूमेरिकल ऐसे कि सपोज 3 मार्क्स में रखा है तो रख सकते हैं। ओके 10.6 बीम ऑफ लाइट टू वेवलेंथ 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain the interference fringes in a young double slit experiment. Number 1, find the distance of the third bright fringe on a screen from the central maximum of wavelength 650 nanometer. चलो पहले लिस्ट आउट कंप्लीट करेंगे, क्या क्या लिख के दिया। एक प्रॉब्लम है इसमें डी कैपिटल डी स्मॉल डी ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया। बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ, सिर्फ 2 वेवलेंथ ही दी गई है। एक काम करो, हेलो दर्पण के सॉल्यूशन में 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसा नहीं, 2 चीज ब्रैकेट में लिख के वो लोग देंगे। डी इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, तब जाके ये हो सकता है। ये चीज हम लोगों ने क्वेश्चन में नहीं लिखी, वरना ये पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, और गलती से बोर्ड ने यही प्रिंट कर दें तो उस दिन ये घर से लिखना पड़ेगा। डी इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, उसके बिना कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके चलो, ये 2 × 10⁻³ इन मीटर, ये 1.2 मीटर। सो के लैम्डा 1 इज इक्वल टू, so lambda 1 is equal to 650 nanometer, मतलब 65 × 10⁻8 मीटर। क्लियर? सिमिलरली lambda 2 520 nanometer, 52 × 10⁻8 मीटर। ओके, फर्स्ट में लिखा है कि आपको xn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां लिख सकते हैं कि n is equal to थर्ड ब्राइट फ्रिंज कंप्लीट करना है। ओके, तो x3 क्या लिखेंगे, xn की पहले फॉर्मूला आएगी, xn is equal to n lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सभी वैल्यू ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 3। लैम्डा की जगह लैम्डा 1 यूज करना है, क्योंकि 650 के लिए बताया था। सो 65 × 10⁻8, capital D is 1.2, small d is a 2 into 10⁻3। कैलकुलेट कर दो क्या होगा, 1.8 × 65, 1.8 × 65, 1.8 × 65, 117 into 10⁻5, 117 into 10⁻5। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1.17 10⁻3, 1.17 मिलीमीटर, 1.17 मिलीमीटर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में उसने लिखा व्हाट इज द लिस्ट डिस्टेंस, what is the least distance from the central maximum where the bright fringe due to the both wavelength is coincided। दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होने का मतलब क्या हुआ कि β1 is equal to β2। ओके, β1 is equal to β2 दोनों के लिए। ओके, इसके लिए क्या लिखे, n1 lambda 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये वाली फॉर्मूला, and that is equal to n2 lambda 2 capital D upon small d। ये दोनों इक्वल होंगे। अब सपोज ये दोनों इक्वल होंगे,
तो लैम्डा अपॉन डी वाली वैल्यूएशन कैंसिल. सो नाउ n1 by n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1. इसका मतलब 52 into 10 raised to minus 8 divided by 65 into 10 raised to minus 8, and therefore n1 by n2 is equal to 4 by 5 होगा. 13 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. 4 by 5, and therefore suppose n1 equal to 4 and then n2 equal to 5 ले सकते हैं. ओके, आपको लिस्ट डिस्टेंस पूछा. सो नाउ ये वाली फॉर्मूला से कंप्लीट कर लेंगे. नाउ बीटा 1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ओके, n1 क्या लेंगे हम 4, लैम्डा 1 क्या लेंगे 65 into 10 raised to minus 8 into 1.2 divided by 2 into 10 raised to minus 3. ये आपको क्वेश्चन में ही दिया था कि जहां फर्स्ट यहाँ मतलब दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होगी. दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होगी मतलब फर्स्ट के लिए n1 सेकंड के लिए n2. तो इस तरह की कंपैरिजन से n1 n2 हम डिसाइड कर सकते हैं. वो आंसर क्या है पहले बताओ. 2.4 into 65, 2.4 into 65 कितना आंसर आता है. 156 चेक करो तो into 10 raised to minus 5, 1.56 10 raised to minus 3 and therefore 156 millimeter. अब देखो मैंने नाउ करके सिर्फ बीटा 1 लिखा था. सपोज किसी ने बीटा 2 करके लिखा तो भी आंसर ये आएगा. बीटा 2 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d अपॉन स्मॉल d. मतलब ये दोनों वैल्यूएशन चेंज होगी लेकिन आंसर 1.56 नैनोमीटर तक ही आएगा. क्लियर. एंड देन लास्ट न्यूमेरिकल. सर ये सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो ना. सेकेंड पार्ट में देख चलो कोई बात नहीं. उसने ऐसा बताया कि दोनों लाइट की ब्राइट फ्रिंज मिनिमम किस डिस्टेंस पे कोइंसाइड होगी. मतलब फर्स्ट के लिए भी ब्राइट सेकंड की भी ब्राइट फ्रिंज. ओके, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 होना चाहिए. तो पहले के लिए n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. xn मतलब क्या होता है स्क्रीन से सेंटर से जहां वो फ्रिंज मिलती है वो xn. तो ये xn की फॉर्मूला है. ओके, तो फर्स्ट के लिए xn इतना होगा, सेकंड के xn दोनों इक्वल होगी तब जाके एक जगह पे कोइंसाइड होगी. मैंने लैम्डा डी कैंसिल कर दिया. सो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि सपोज दो ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होती है मतलब दोनों की पाथ डिफरेंस इक्वल होगी. और ब्राइट फ्रिंज में पाथ डिफरेंस क्या होता है n लैम्डा. तो भी डायरेक्ट लिख सकते थे n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2. ब्राइट फ्रिंज के लिए था इसलिए. ओके, जब दोनों कंपेयर किए तो n1 by n2 इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1. सो n1 by n2 इक्वल टू 4 by 5. इसका मतलब सपोज n1 4 लेंगे तब जाके n2 5. क्लियर. सो n1 इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर n2 इक्वल टू क्या होगा 5. ओके, अब आपको बीटा कैलकुलेट करना था तो ये वाली फॉर्मूला ये वाली फॉर्मूला यूज करो. मैंने ये वाली फॉर्मूला यूज की तो n1 इक्वल टू मैंने कितना रखा 4. सपोज ये वाली फॉर्मूला यूज की तो n2 इक्वल टू क्या हो जाता 5. तो वेवलेंथ भी चेंज होती. लेकिन आप चेक करना b2 करके भी आप लिखेंगे n2 लैम्डा 2 d अपॉन स्मॉल d, आपको आंसर 1.56 मिलीमीटर ही मिलेगा. क्लियर. सर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओगे. डायग्राम में ड्रॉ कैसे करना है तू क्यों इतना डाउट कर पता नहीं चला मुझे. आपको बताया गया ये S1 S2 है. ओके, यंग डबल स्लिट. अब पहली लाइट आपने रखी लैम्डा 1. जब पहली लाइट लैम्डा 1 रखी तो इस जगह पे आपको n इक्वल टू 4 वाली ब्राइट फ्रिंज मिलती. अब आपने लाइट चेंज कर दी. कौन सी लैम्डा 2 रखी तो यहाँ 5th नंबर वाली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसी जगह पे. तो xn रिमेन कांस्टेंट. xn रिमेन कांस्टेंट. क्वेश्चन में तो लिख के दिया कि जिस जगह पे मतलब मिनिमम ऐसा डिस्टेंस कवर करना है कि जहां दोनों की ब्राइट फ्रिंज मैच हो. अभी कॉम्पिटेटिव की बात करें. कॉम्पिटेटिव ऐसा बताया कि फर्स्ट लाइट के लिए ब्राइट है और सेकंड के लिए डार्क फ्रिंज है. तो पाथ डिफरेंस वाली फॉर्मूला इक्वल करनी है. पहले के लिए ब्राइट फ्रिंज है
ओके, तो इसके ब्राइट मतलब मैंने अभी यहाँ लिखा था, पता हो तो ये जो मैंने कैंसिल किया, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 लैम्डा 1 ब्राइट के लिए होता है और डार्क होगा तो n प्लस 1/2 लैम्डा वो डार्क के लिए होता है। वो भी कंपेयर करके हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो दिया उसी मेथड से। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कि जिसके अंदर सिंपल बताया गया कि दोनों की वेवलेंथ, दो लाइट की जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से एक ही जगह पे दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो फर्स्ट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, n1 लैम्डा 1। सेकंड की पाथ डिफरेंस क्या होगी, n2 लैम्डा 2। ओके, और पाथ डिफरेंस इक्वल होगा तब जाके एक जगह पे इंटरसेक्टिंग होगी। ओके, फिर भी मैंने पाथ डिफरेंस वाली फॉर्मूला यूज नहीं की। मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज की, एक्सेल। स्क्रीन के सेंटर से वो कहाँ इंटरसेक्ट होता है, जिसको क्या बताया, बीटा या एक्सेल। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल होंगे तब जाके n1 n2 मिलेगा। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले n1 n2 ही कैलकुलेट करना था। क्लियर? यस सर। लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल 7। In double slit experiment, the angular weights of a fringe, ये 7 नंबर 6 नंबर सब प्रॉपर प्रिपेयर करना क्योंकि ये सब की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर वेट्स ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 on a screen placed 1 meter away. The wavelength of a light is used 600 nanometer. What will be the angular weights of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in a water? पहले उसने एयर में प्रैक्टिकल किया है, बाद में पूरा इंस्ट्रूमेंट वाटर में रख दिया है। तो रिफरेंट इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3। 4/3 मतलब 1.3333 ऐसा रहेगा। ओके, इसमें सबसे पहले तो दो मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, कि डी डी क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला बराबर है, ये स्लिट यस है, सर। ये बीटा और ये कैपिटल डी। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब सपोज उन लोगों ने बीटा की फॉर्मूला रखी। बीटा की फॉर्मूला क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी फर्स्ट के लिए। सो लैम्डा अपन डी ऐसे फॉर्मूला थीटा के लिए आएगी। ओके, तो इसका मतलब डी क्या होता है, लैम्डा अपन थीटा होता है। डी क्या होता है, लैम्डा अपन थीटा। लेकिन जब इसको वाटर में आप इमर्स करेंगे तो स्लिट तो वही रहेगी, लेकिन लैम्डा चेंज होगा तो एंगल भी चेंज होगा। लैम्डा चेंज होगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब डी की वैल्यू इक्वल तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं, लैम्डा बाय थीटा, लैम्डा डैश बाय थीटा डैश। ओके, एंड देयरफॉर थीटा डैश इक्वल टू थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश थीटा अपॉन लैम्डा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, ना उसने बताया कि रिफ्रेक्ट इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स। सो n इज इक्वल टू c बाय v। n इक्वल टू क्या लिखेंगे, c अपॉन v। सो वेवलेंथ अपॉन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। मीडियम के लिए लिखना है तो लैम्डा डैश अपॉन फ्रीक्वेंसी, है तो लाइट में रहता है, ये मीडियम में रहता है, तो इसमें इसने लिखा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश ही बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस फॉर्मूला के अंदर लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये तो थीटा रहेगा, लैम्डा बाय लैम्डा डैश एंड दैट इक्वल थीटा बाय n। एंड देयरफॉर थीटा डैश, थीटा क्या दिया था, 0.2 के 2 0.2 0.2 degree and 0.2 degree divided by n is 4/3, so 0.6 divided by 4, 0.6 divided by 4 कितना होगा, 0.15। इसको 60 लेंगे ना, 0.15
ओके, पानी में जब इमर्स करेंगे तो वो एंगल डिक्रीज होके 0.15 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी कई काम कुछ नहीं, थीटा इज इक्वल टू बीटा अपन बीटा, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी अपन स्मॉल डी, डी कैंसिल तो लैम्डा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपन डी, इंटरफेरेंस में वही होता है। ओके, वही आंसर होता है। बाद में लिखेंगे सपोज आप इसको चेंज करें, डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपन थीटा डैश, क्यों कि विड्थ ऑफ स्लिट तो वही है, लेकिन सिर्फ मीडियम चेंज हुआ तो वेवलेंथ चेंज होगी तो थीटा भी चेंज होगा। ओके, और ये दोनों कंपेयर करेंगे 1 and 2, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो लैम्डा अपन थीटा इज लैम्डा डैश बाय थीटा डैश, सो नाउ थीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डैश थीटा अपन लैम्डा। ओके, अब वेवलेंथ जैसा कुछ था ही नहीं तो रिफरेंट एक्स की फॉर्मूला यूज की, c अपन v, c इक्वल टू f लैम्डा, v इक्वल टू लैम्डा डैश f, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट क्योंकि मीडियम चेंज होता है, सोर्स नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसल, सो लैम्डा बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू n, लैम्डा बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या होगा n। इस फॉर्मूला को डिफरेंट करके थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी थीटा डैश इक्वल टू थीटा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश, इसको n लिख सकते हैं, और रिफरेंट एक्स दिया था 4/3, सो आंसर इज 0.15। क्लियर? पहले इतना ही पोर्शन इस चैप्टर से आप कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर 8 मार्क्स का है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजी, और न्यूमेरिकल में जो प्रिपेयर करने वाली बात थी वो एक्सरसाइज में 6 है 7 है, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना है तो ज्यादा काम में आएंगे। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज होगा मेन तो थियरी, और थियरी में इंटरफेरेंस और हाइगेन्स प्रिंसिपल ज्यादा यूज होगी, क्योंकि इंटरफेरेंस के अंदर तो सिंगल स्लिट की थियरी दी है, बस सिंगल स्लिट में ही जो है वो है, और जो थियरी ज्यादा रखते थे, जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, वो पोलराइजेशन पूरा कैंसिल हो चुका है। क्लियर? तो पहले इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद पहले 14 लेंगे, इसलिए क्या कि जिसको जेडबल में कवर करना 14 उसकी सभी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वो पहले ले लेंगे। क्लियर? चलो आज इतना रखो, आज ज्यादा काम हुआ है, लेकिन स्कूल आना है, स्कूल आना है। जिसकी मर्जी, जिसको आना आ सकता है, एक दिन स्कूल तो आना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो चीज होगी क्या कि देखो आपको जो फीस कलेक्शन बताया उसके अंदर प्रैक्टिकल फीस लिखिए, इसका मतलब एक तो कंडीशन है कि बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम बाहर वाली स्कूल में ही लेगी, वरना फीस क्यों लेगी? अगर स्कूल में लेना है तो उन्होंने फीस ऐड करके लिखा है पर सब्जेक्ट 110 रुपीज, इसका मतलब हो सकता है कि वो बराबर उस प्रिपरेशन के साथ ही कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी बाहर होगी। तो जो इस तरह की कंडीशन है, क्योंकि अभी तो वहां से रोज नए नए इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो उससे पता चले सपोज प्रैक्टिकल एग्जाम बाहर है तो इसका मतलब आपको पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिकल लिखना भी पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम बाहर होगी, उसके बाद वाली एग्जाम होगी, और वो एग्जाम भी 10 और 15 मई के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं कंप्लीट। इसलिए अब तो क्या होगा तो डिपेंड, स्कूल तो मतलब 11 से स्टार्ट करना, वो तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब दो साइड अब क्या है प्लानिंग हो तो वो लोग स्कूल बताएंगे, अभी तक हमारी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन दो चीज तो होने वाली, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। ऑफलाइन में पहले प्रैक्टिकल लेते हैं तो क्या लेते हैं पता नहीं, वो अभी तक नहीं बताया गया। ક્લિયર? સર ગવર્મેન્ટે એ પણ કીધું છે કે 3 થી 4 કલાક જ સ્કૂલ હશે. એ બધું જો સમજાવો તમને, એ બધી વાર્તા બરોબર છે કે 3 થી 4 કલાક હશે, આ વસ્તુ વાત સાચી છે, પણ મેઇન વસ્તુ તો એ છે